हेलो एवरीवन। इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कॉमनली यूज्ड गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ड्रग्स के बारे में। हमारा जो भी जीआई ट्रैक है ना, या फिर जो भी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक से रिलेटेड कोई भी डिजीज़ है, सारी डिजीज़ के अंदर जो भी हम लोग कॉमन ड्रग्स यूज़ करते हैं ना, उन सबको हम लोग इस वीडियो के अंदर डिटेल में कवर करेंगे। ये जो टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आता है कि कॉमन जो भी ड्रग्स है ना जीआई, उनको डिटेल में एक्सप्लेन करो। इसके लिए हम लोग इसको डिटेल में कवर करेंगे। अब हम लोग इसमें कवर किस तरीके से करेंगे देखना। वी विल स्टडी द ड्रग्स यूज्ड इन जीआई सिस्टम इन 3 पार्ट्स, यानी कि इन ड्रग्स को हम लोग कैसे पढ़ेंगे, 3 पार्ट्स के अंदर पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम लोग पढ़ेंगे ड्रग यूज इन पेप्टिक अल्सर, यानी कि जो पेप्टिक अल्सर का केस है ना, जिसके अंदर HCl ज़्यादा सीक्रेट होता है या फिर जो भी बाकी चीज़ें हैं, उसके अंदर कौन सी ड्रग्स यूज़ की जाती है उसको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है। इसके बाद में पढ़ेंगे ड्रग यूज़ इन वॉमिटिंग। वॉमिटिंग क्यों होती है? क्योंकि हमारे पेट के अंदर या फिर जो हमारा स्टमक होता है, उसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम होती है ना, तो उसकी वजह से ही आपको वॉमिटिंग होती है। ठीक है। उस केस के अंदर कौन सी ड्रग्स का यूज़ किया जाता है उसको भी डिटेल में कवर करेंगे। और लास्ट हम लोग देखेंगे ड्रग यूज़ इन कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन है वो भी हमारे पास स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो वो कॉन्स्टिपेशन क्यों होता है, उसके अंदर कौन सी ड्रग्स यूज़ की जाती है, उनको भी हम लोग लास्ट में देखेंगे। ठीक है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे ड्रग यूज़ इन पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर होता है ना, उसके केस में कौन कौन सी ड्रग्स यूज़ की जाती है। सबसे पहले इसको फर्स्ट वन बाय वन कैटेगरी वाइज देखते हैं। सबसे पहले है हमारे पास फर्स्ट H2 एंटी हिस्टामिन। H2 एंटी हिस्टामिन यूज़ की जाती है। अगर बात करें कि H2 एंटी हिस्टामिन ड्रग्स कौन कौन सी है, तो इसके एग्जांपल यहाँ पर है सिमेटिडाइन, यानी कि सिमेटिडाइन ड्रग जो होती है वो भी एंटी हिस्टामिन ड्रग है। इसके अलावा रेंटिडाइन एंड फेमोटिडाइन और रोजाटिडाइन, ये सारी जो ड्रग्स है वो हमारी कौन सी ड्रग्स है, एंटी हिस्टामिन। ठीक है। अब बात करते हैं इसके डोज के बारे में, यानी कि इसका जो डोज है वो कितना दिया जाता है। सबसे पहले सिमेटिडाइन की बात करें तो 400 मिलीग्राम 400 मिलीग्राम तक इसका डोज दिया जाता है। इसके अलावा सेकंड बात करते हैं रेंटिडाइन के बारे में, तो इसका जो डोज है वो 150 मिलीग्राम तक दिया जाता है। ठीक है। इसके बाद में इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें, यानी कि जो एंटी हिस्टामिन ड्रग्स है ना, वो हमारी बॉडी के अंदर कैसे जाके काम करती है, यानी कि इसका काम किस तरीके से होता है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है इसका। ये क्या करती है, ब्लॉक सीक्रेशन ऑफ हिस्टामिन। हिस्टामिन का जो सीक्रेशंस होते हैं ना, उनको जाकर के ब्लॉक करती है। ठीक है। और हमारी जो बॉडी होती है उसके अंदर नौशिया और वॉमिटिंग को प्रिवेंट करती है। नाउ नेक्स्ट आगे चलते हैं और बात करते हैं इसके यूजेस के बारे में। इसके यूजेस क्या क्या होते हैं, यानी कि एंटी हिस्टामिन ड्रग्स जो है वो किस केसेस के अंदर यूज़ होती है। सबसे पहले तो गैस्ट्रिक अल्सर। अगर किसी को भी गैस्ट्रिक अल्सर है, यानी कि पेप्टिक अल्सर, गैस्ट्रिक अल्सर का ही दूसरा नाम हमारे पास होता है पेप्टिक अल्सर। ठीक है। पेप्टिक अल्सर है अगर किसी पर्सन को, तो उसके इसके अंदर एंटी हिस्टामिन ड्रग्स यूज़ की जाती है। ठीक है। इसके अलावा ड्यूडेनल अल्सर, यानी कि ये जो अल्सर है वो ड्यूडेनल वाले पार्ट के अंदर है, तो वहाँ पर भी की जाती है यूज़। और लास्ट ज़ोलिंजर एलिसन सिंड्रोम, ये इस केस के अंदर भी यूज़ की जाती है। ज़ोलिंजर एलिसन सिंड्रोम क्या होता है, ये एक ऐसा सिंड्रोम होता है जिसके अंदर जो HCl होता है ना, वो बहुत ज़्यादा रिलीज़ होता है। ठीक है। और उसी की वजह से आपको पेप्टिक अल्सर, गैस्ट्रिक अल्सर और अल्सर देखने को मिलता है हमारे स्टमक के अंदर। उस केस के अंदर भी एंटी हिस्टामिन ड्रग यूज़ की जाती है। अब हम लोग बात करते हैं एडवर्स इफेक्ट के बारे में, यानी कि इसके साइड इफ़ेक्ट क्या क्या है। डिजीनेस इसका साइड इफ़ेक्ट है। डिजीनेस के केस में आप लोग एंटी हिस्टामिन ड्रग जो है उसको यूज़ ना करें तो बेटर होगा। इसके अलावा CNS सिम्टम, यानी कि CNS डिप्रेशन कॉज करती है एंटी हिस्टामिन, कन्फ्यूजन, रेस्टलेसनेस, इसके अलावा रैशेज़ और डिसोरिएंटेशन, ये सारी ब्रेन से रिलेटेड डिसऑर्डर जो है वो इसके साइड इफ़ेक्ट के रूप में देखने को मिलते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कॉन्ट्रा इंडिकेशन के बारे में। कॉन्ट्रा इंडिकेशन का क्या मतलब होता है? कॉन्ट्रा इंडिकेशन का मतलब होता है कि किस केस के अंदर जो ड्रग होती है ना एंटी हिस्टामिन, उसको यूज़ नहीं करना है। मेनिंजाइटिस के केस में नहीं करना है, एंसेफेलाइटिस के केस में नहीं करना है, और प्रेगनेंसी। ठीक है। इन तीनों कंडीशंस के अंदर आपको एंटी हिस्टामिन ड्रग्स यूज़ नहीं करनी है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सेकेंड कैटेगरी के बारे में, जो कि है प्रोटोन पंप इनहिबिटर। प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स क्या होते हैं, सबसे पहले देखते हैं इसके एग्जाम्पल क्या क्या है, यानी कि इसके अंदर कौन कौन सी ड्रग्स आती है। ठीक है। कौन कौन सी ड्रग्स होती है प्रोटोन पंप इनहिबिटर। ओमिप्रेजोल। ओमिप्रेजोल आपने नाम सुना होगा, काफ़ी ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर ड्रग है ये। इसके अलावा पेंटाप्रेजोल, लेंसोप्रेजोल और रिबिप्रेजोल, ये सारी ड्रग्स जो होती है यूज़ की जाती है। ठीक है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है,
इट हैज़ सब्सटीट्यूट H2 ब्लॉकर्स दैट ब्लॉक एनी सीक्रेटिंग स्टिमुलस। ये करती है H2 ब्लॉकर्स को जाकर ब्लॉक करती है, ठीक है। इसका मोड ऑफ एक्शन होता है ये। अब हम बात करते हैं इसकी यूजेस के बारे में, यानी कि प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स जो होती है ना, वो किन केसेस के अंदर यूज़ की जाती है। सबसे पहले गैस्ट्रिक अल्सर, ड्यूडिनल अल्सर और ज़ोलिंजर एलिजेंट सिंड्रोम और GERD, ठीक है। GERD क्या होता है? गैस्ट्रो ईसोफेगियल रिफ्लेक्स डिजीज, ठीक है, जिसके ऊपर हमने डिटेल में भी वीडियो कवर किया है, आप जाके देख सकते हो हमारे चैनल पे। सो इसके अंदर भी क्या होता है ना, एसिड जो होता है वो रीबाउंस करता है। सो इन तीनों केसेस के अंदर, इन चारों केसेस के अंदर हम लोग इस ड्रग का यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं इसके एडवर्स इफेक्ट के बारे में। एडवर्स इफेक्ट या साइड इफेक्ट भी जिसको हम बोलते हैं। सो अगर इस ड्रग को ज़्यादा लिया जाए तो ये GIT इरिटेशन कॉज करेगी, रैशेस देखने को मिलेंगे पेशेंट के अंदर, हेपेटिक डिसफंक्शन देखने को मिलेंगे। इसके अलावा ल्यूकोपीनिया और मसल पेन, ये दोनों चीज़ें भी आपको साइड इफेक्ट के तौर पे देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशन की। सो कॉन्ट्रा इंडिकेशन यानी किन केसेस के अंदर नहीं देनी इस ड्रग को। हाइपर सेंसिटिविटी के केस में नहीं देनी है, रिएक्शन हो जाएगा, नहीं तो सॉरी, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन के केस में नहीं देनी है। इसके अलावा हाइपोमैग्नीजीनिया, ये जो कंडीशन होती है ना, जिसके अंदर जो मैग्नीशियम होता है ना, मैग्नीशियम उसका जो लेवल होता है हमारी बॉडी के अंदर वो डिक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। तो इस केस के अंदर भी आपको जो हमारी ड्रग है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर वो नहीं देनी है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, बात करते हैं थर्ड कैटेगरी के बारे में, जो कि है एंटा एसिड। सो एंटा एसिड ड्रग्स जो होती है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंटा एसिड किस जनरली कब दी जाती है, हमारे जो एसिड होता है उसको रिड्यूस करने के लिए। सो अगर बात करें इसके अंदर कौन कौन सी ड्रग्स आती है, तो इसके अंदर हमारे पास दो टाइप्स होते हैं, फर्स्ट और सेकेंड, यानी कि सिस्टमिक और नॉन सिस्टमेटिक। सॉरी, सिस्टमेटिक के अंदर कौन सी ड्रग्स आती है, सोडियम बाइकार्बोनेट एंड सोडियम सिट्रेट। वहीं बात करें नॉन सिस्टमिक के बारे में, तो नॉन सिस्टमिक के अंदर आती है मैग्नीशियम ट्राइसिलेट और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। इसके अलावा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट, ये सारी ड्रग्स भी इसके अंदर आती है। अब बात करते हैं एंटा एसिड के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में। सो दीज ड्रग्स इंक्रीज गैस्ट्रिक pH बाय केमिकली न्यूट्रलाइजिंग द गैस्ट्रिक एसिड। सो केमिकली गैस्ट्रिक एसिड को ये न्यूट्रलाइज करती है और उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यहाँ पर यूजेस के बारे में। सो यूजेस है हमारे पास गैस्ट्रिक अल्सर, यानी गैस्ट्रिक अल्सर के केस में ये यूज़ होती है। इसके अलावा ड्यूडिनल अल्सर के केस में यूज़ होती है, ज़ोलिंजर एलिसन सिंड्रोम के केस में भी यूज़ होती है, और GERD, ठीक है, इस केस में ये यूज़ होती है। इसके अलावा एडवर्स इफेक्ट, इसके साइड इफेक्ट क्या क्या है, गैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट इसका साइड इफेक्ट है, एसिड रीबाउंड हो जाता है और अदर्स। कॉन्ट्रा इंडिकेशन यानी कि किन केसेस के अंदर आप लोग जो है इस ड्रग को यूज़ नहीं कर सकते, एल्कोलोसिस एंड कंजेस्टिव हार्ट फेलियर और रीनल फेलियर। सो इन केसेस के अंदर हम लोग इस ड्रग को यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। सो यदि हमारे पास जो भी ड्रग्स पेप्टिक अल्सर के अंदर यूज़ की जाती है। नाउ नेक्स्ट हम बात करेंगे ड्रग्स यूज इन वॉमिटिंग। अब वॉमिटिंग के केसेस के अंदर और नौशे के केसेस के अंदर कौन कौन सी ड्रग्स यूज़ की जाती हैं, उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, उनको डिटेल में समझेंगे, ठीक है। सबसे पहले है प्रोकाइनेटिक्स। अब प्रोकाइनेटिक्स क्या होती है, इसके अंदर कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं। सो मीटोक्लोप्रामाइड और डोम्पेरेडोन, ये दोनों ड्रग्स जो होती है ना, वो प्रोकाइनेटिक्स ड्रग्स है, ठीक है। अगर बात करें इसके डोज के बारे में, तो 10 मिलीग्राम इसका डोज यूज़ किया जाता है जनरली, ठीक है। अब बात करते हैं प्रोकाइनेटिक्स के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में, यानी कि इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है। सो प्रमोट पेरिस्टालिसिस, रिलैक्स मसल ऑफ स्पेंचर, ब्लॉक CTZ-D2 रिसेप्टर, ठीक है। सो जो पेरिस्टालिसिस मूवमेंट होता है ना, यानी कि जो फूड का मूवमेंट होता है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक की तरफ, उसको ये प्रमोट करती है, मसल्स को रिलैक्स करती है GI ट्रैक के, और जो CTZ-D2 रिसेप्टर्स है ना, उनको ब्लॉक करती है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके यूजेस के बारे में। सो यूजेस है हमारे पास वॉमिटिंग, टू प्रिवेंट स्टमक एंड डिस्पेप्सिया और GERD। इन केसेस के अंदर ये जो भी स्टमक से रिलेटेड केसेस है ना, इनके अंदर ज़्यादातर ये यूज़ होती है, ठीक है। अब बात करते हैं एडवर्स इफेक्ट के बारे में। सो सीडेशन, डीजीनेस और मसल डिस्टोनिया, ये जो है हमारे पास इससे रिलेटेड साइड इफेक्ट है। मसल डिस्टोनिया क्या होता है, इसके अंदर इनवॉलेंट्री मसल मूवमेंट होता है, ठीक है, इनवॉलेंट्री मसल मूवमेंट होता है। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सेकंड कैटेगरी के बारे में, जो कि है 5-HT3
रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। अब 5-HT3 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट क्या होते हैं? सबसे पहले बात करते हैं इसके एग्जाम्पल्स के बारे में, यानी कि इसके अंदर कौन कौन सी ड्रग्स आती है। फर्स्ट हमारे पास है ओंडासेट्रॉन, इसके अलावा ग्रेनीसेट्रॉन और डोलासेट्रॉन और ट्रोपीसेट्रॉन। सो ये सारी ड्रग्स है जो कि इसके अंदर आती है। अगर हम लोग बात करें इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में, सो 5-HT3 receptors antagonist work by the blocking the effect of serotonin। ये सीरोटोनिन का जो इफेक्ट होता है ना, उसको ब्लॉक करती है। किसके ऊपर? 5-HT3 रिसेप्टर्स जो होते हैं ना, जो कि हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक के अंदर प्रेजेंट होते हैं और साथ में सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उनके वहाँ पर जो 5-HT3 रिसेप्टर्स होते हैं, उनके ऊपर सीरोटोनिन का एक्शन जो होता है ना, उसको ब्लॉक करती है 5-HT3 रिसेप्टर्स, ठीक है। और उससे क्या होता है ना, रिड्यूस हो जाता है नौशिया और वॉमिटिंग, ठीक है। अब ये यूज़ क्यों की जाती है नौशिया और वॉमिटिंग के केस में, जो कि कैंसर थेरेपी से कॉज होता है उस केस के अंदर। अब हम लोग बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में, जो कि है हेडेक, यानी हेडेक होता है इसके साइड इफ़ेक्ट के तौर पे, और एब्डोमिनल पेन और रैशेस भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स के बारे में। सो एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स क्या होती है? इसका एग्जांपल है हायोजीन और डाइसाइक्लोमाइन। ये जो ड्रग्स होती है इसके एग्जांपल्स हैं। इसके अलावा इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें, सो ब्लॉकिंग द एक्शन ऑफ एसिटाइल कोलिन। ये क्या करती है? जो एसिटाइल कोलिन होती है ना, जो कि एक न्यूरोट्रांसमीटर है, ठीक है, उसके एक्शन को ब्लॉक करती है। अब न्यूरोट्रांसमीटर है इन द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम विच कंट्रोल्स इनवॉलेंट्री बॉडी मूवमेंट्स। अब एसिटाइल कोलिन जो होता है ना, वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है, जो कि इनवॉलेंट्री फंक्शंस को कंट्रोल करता है, ठीक है। इनवॉलेंट्री फंक्शंस जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं है। सो जो एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स है वो एसिटाइल कोलिन के एक्शन को ब्लॉक करती है और नौशिया और वॉमिटिंग और मोशन सिकनेस जैसे केसेस को रिड्यूस करती है। इसके साइड इफेक्ट है सेडेशन, ड्राई माउथ और वर्टिगो, ठीक है। इसमें पेशेंट को वर्टिगो फील होता है, ठीक है, यानी कि चक्कर आते हैं। लास्ट हमारे पास है न्यूरोलेप्टिक्स। न्यूरोलेप्टिक्स की अगर बात करें, सो इसका एग्जांपल है हेलोपेरिडोल एंड क्लोरप्रोमेजाइन, और इसका जो डोज होता है ना, वो 5/25 मिलीग्राम पर टेबलेट यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है वो होता है ब्लॉक D2 रिसेप्टर्स, यानी कि जो D2 रिसेप्टर्स होते हैं ना, उनको जाके ये ब्लॉक करती है और ये ड्रग इंड्यूस्ड वॉमिटिंग के केस में यूज़ होती है। अगर बात करें इसके एडवर्स इफेक्ट यानी कि साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में, सो सीडेशन, मसल्स डिस्टोनिया, यानी कि जो इनवॉलेंट्री मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है, उसको ये साइड इफ़ेक्ट के तौर पे हमें देखने को मिलता है, ठीक है। अब हम लोग लास्ट बात करेंगे ड्रग्स यूज इन कॉन्स्टिपेशन। सो इसके अंदर हम लोग देखेंगे कि कॉन्स्टिपेशन जो होता है ना, उसके केस में कौन सी ड्रग्स यूज़ होती है। सबसे पहले है बल्क लेग्जेटिव्स, यानी कि बल्क लेग्जेटिव्स जो ड्रग्स होती है वो यूज़ की जाती है। ड्रग्स तो नहीं होती इसके अंदर, कुछ हमारे पास नेचुरल प्रोडक्ट्स भी है, जैसे कि ब्रान, प्लांटेगो, अगार, मिथाइल और सेल्यूलोज। ये सारी जो चीज़ें होती है उनको यूज़ किया जाता है कॉन्स्टिपेशन के तौर पर, ठीक है, यानी कॉन्स्टिपेशन के केस में यूज़ किया जाता है। अब हम बात करते हैं, अगर हम लोग बात करें इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में, सो ये क्या करता है, इंक्रीज बल्क और ऑफ इंटेस्टाइनल कंटेंट। जो इंटेस्टाइनल कंटेंट होता है ना, उसके बल्क को ये इंक्रीज करता है। इसके अलावा ऑस्मोटिक इफेक्ट कॉज करता है और प्रमोट करता है एक्सक्रीशन ऑफ बाइल एसिड्स, यानी कि जो बाइल एसिड्स हैं उनके एक्सक्रिएशन को प्रमोट करता है। अब ये किन केसेस के अंदर यूज़ होती है, जो जैसा कि हमें पता है कॉन्स्टिपेशन, जब पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन होता है तो उस केसेस के अंदर ये यूज़ होती है। इरिटेबल बोवल सिंड्रोम या डाइवर्टिक्यूलिटिस की जो कंडीशन है ना, उसके केस में ये यूज़ होता है। इसके अलावा एडवर्स इफेक्ट क्या है, वॉमिटिंग और स्टमक क्रैम्पिंग। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कॉन्ट्रा इंडिकेशन की, यानी कि किन केसेस के अंदर जो हम ये जो ड्रग्स होती है उनको यूज़ नहीं कर सकते, अपेंडिसाइटिस और इंटेस्टाइनल ब्लॉकेज के केस में हम लोग इन ड्रग्स को यूज़ नहीं करते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट है हमारे पास स्टूल सॉफ्टनर्स। सो हमारा जो स्टूल होता है ना, उसको सॉफ्ट करती है कुछ ड्रग्स होती है जो कि स्टूल को सॉफ्ट करती है, जिसकी वजह से जो कॉन्स्टिपेशन की जो कंडीशन है उसके अंदर क्या होता है ना, रिलीफ देखने को मिलता है, ठीक है। जैसे कि डॉक्यूसेट सोडियम करके एक ड्रग होती है। इसके अलावा लिक्विड पैराफिन, ठीक है, इसका जो डोज होता है वो 50 मिलीग्राम पर कैप दिया जाता है, जिसको 15 से 30 ml पर डे के बेसिस पे भी आप लोग देख सकते हो, ठीक है। अगर हम लोग बात करें इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की, तो किस तरीके से ये ड्रग काम करती है, इंक्रीज वाटर एक्यूमुलेशन एज ल्यूब्रिकेंट, इनहेंस एंट्री ऑफ वाटर इन स्टूल।
सो जो स्टूल होता है उसके अंदर ये जो वाटर की एंट्री होती है ना, या वाटर का एक्यूमुलेशन होता है, उसको ये इंक्रीज़ करती है, ठीक है। और ये कॉन्स्टिपेशन और पाइल्स और फिशर होता है ना, जो कि पाइल्स का छोटा स्टेज होता है, उस केसेस के अंदर ये यूज़ की जाती है। इसके अलावा एडवर्स इफेक्ट क्या होता है इसका, लिपिड निमोनिया और अनपाल्पेटेबिलिटी, ठीक है। और अपेंडिसाइटिस और क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन के केस में ये जो ड्रग्स है वो यूज़ नहीं की जाती है, ठीक है। सो ये था हमारा पूरा टॉपिक। आई होप आपको सारी ड्रग्स समझ में आई होगी। अगर आपको इस टॉपिक की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल NSG लाइब्रेरी से जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हो।